नमस्कार दोस्तों, 69वीं बीपीएससी का पीटी परीक्षा आज संपन्न हो गया है और तमाम छात्र परीक्षा देने के बाद एक चीज से काफी परेशान हो जाते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगा। क्वेश्चन का लेवल देखकर काफी छात्र बोल रहे हैं कि 70 कट ऑफ जा सकता है, कोई बोल रहा है 80 जा सकता है, कोई 90 जा सकता है। हालांकि कट ऑफ तो एग्जाम के लेवल पर ही डिपेंड करता है, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल था पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से बीपीएससी का लेवल रहा है उससे कहीं ना कहीं ज्यादा टफ था। पूरे पेपर का एनालिसिस करने के लिए हम लोग ऑफिसर एकेडमी के सर शशि शरण सर के साथ हैं और इनसे पूरे विषय पर हम जानकारी लेंगे कि क्या कुछ परिवर्तन था क्वेश्चन के अनुसार, और क्वेश्चन पर ही हम लोग बात करने वाले हैं किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, नहीं आए थे, क्वेश्चन का लेवल कैसा था। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद सर। जिस तरह से क्वेश्चन का लेवल था आज के एग्जाम में सर, उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये चौंकाने वाला नहीं है क्योंकि बीपीएससी जो बिहार लोक सेवा आयोग है लगातार परिवर्तन कर रहा है और ये छात्र हित में भी परिवर्तन है, तो ये चौंकाने वाले पेपर नहीं है। उम्मीद तो थी कि और ज्यादा चौंका सकता है, लेकिन बीपीएससी ने चौंकाया है पेपर को। छात्रों के लिए अगर पेपर के लेवल को देखा जाए, अगर ओवरऑल पेपर का मूल्यांकन किया जाए, तो एक बात मान लीजिए रविंद्र जी, बाहर बैठ के ज्ञान देना बहुत आसान काम है। वो परीक्षा के बाहर निकलने के बाद कह देना कि ये बहुत आसान क्वेश्चन था, हम रहते तो इतना बना लेते। वास्तविक में जो छात्र परीक्षा देते हैं, वो परीक्षा हॉल का जो प्रेशर होता है, जो कंफ्यूजन होता है, वो काफी अलग होता है। तो बाहर निकाल के ज्ञान देना बहुत आसान है कि पेपर बहुत आसान था, हकीकत में पेपर आसान नहीं था। अब सवाल यह है कि 150 में अगर 40 प्रश्न आसान है तो उस पेपर को आसान नहीं कहा जाता है। बाकी जो 110 प्रश्न बचते हैं वो अस्तरीय प्रश्न है, वो कंफ्यूजिंग प्रश्न है, वो ऑप्शन से कंफ्यूजिंग रहेगा। लगभग 150 प्रश्नों के अंदर में लगभग 48-49 क्वेश्चन जो थे वो मैच द फॉलोइंग और कूट वाले पूछे गए थे और उनमें भी अस्तरीय प्रश्न थे। तो पेपर को ये 2-3 चीजें और भी पेपर ने चौंकाया है। पेपर ने खासकर इतिहास के अंदर में कठिन प्रश्न नहीं आया था, इतिहास बहुत आसान था, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर लें, मिडिवल मध्यकालीन भारत के इतिहास की बात कर लें, या आधुनिक भारत या प्राचीन भारत, तीनों के तीनों खंडों की बात करें तो इतिहास का पेपर कोई चौंकाने वाला नहीं था। पेपर के अंदर में भूगोल में कुछ अच्छे प्रश्न थे और भूगोल जो है कई वर्षों से बीपीएससी ने वेटेज भूगोल का कम रखा था, 10-12 पे सिमट जाता था, लेकिन इस बार भूगोल के अंदर में लगभग मान के चलिए कि 24 प्रश्न थे। अगर हम खंडवार चीजों को देखें कि किन किन चीजों का अगर हम बाइफर्केशन करें 150 प्रश्नों का, तो 150 के अंदर में हिस्ट्री का वेटेज इस बार घटा है। हिस्ट्री के अंदर में हर साल लगभग अच्छे प्रश्नों की संख्या होती थी, 30, 35, 40 तक प्रश्नों की संख्या जाती थी। इस बार वो 26 पे सिमट गई है, जिसके अंदर में 16 मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत से प्रश्न थे। प्रश्नों के अंदर में चंपारण से प्रश्न थे, अहमदाबाद खेरा सत्याग्रह से प्रश्न थे, उसके अलावा रॉलेट एक्ट से था, कैबिनेट मिशन से था, क्रिप्स मिशन से था। तो ऐसे तमाम प्रश्न थे जो काफी मतलब सरलता के साथ अगर बच्चों ने नॉर्मली अध्ययन भी किया होगा तो वो क्वेश्चन बन सकते थे। प्राचीन भारत के अंदर में भी लगभग 5 प्रश्न थे जो प्राचीन भारत के थे, बुद्धिज्म से भी क्वेश्चन था, और 5 प्रश्न ऐसे थे जो मध्यकालीन भारत से थे, वो भी बनने लायक थे। तो कुल मिला के हिस्ट्री सेक्शन के अंदर में 26 प्रश्न था, जिसमें से अगर बच्चों की बात करें तो 17 से 18 ऐसे प्रश्न थे जो वन शॉट में बच्चा बना लेगा। बाकी प्रश्नों में टेक्निकलिटीज बहुत ज्यादा थी, जहां फंसने की संभावना थी। दूसरा एक चौंकाने वाला दिखा वो भूगोल के अंदर में दिखा। भूगोल में स्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं, काफी अच्छे क्वालिटी के भूगोल में प्रश्न पूछे गए हैं और छात्रों को भी बनाने में चुनौती पेश करना पड़ा होगा। उससे ज्यादा जो चौंकाया वो सबसे बड़ी बात ये थी कि हर बार 10 प्रश्न मैथ के आते थे और बच्चा सिर्फ मैथ पढ़ता था, रीजनिंग नहीं पढ़ता था। इस बार मैथ के प्रश्न शून्य थे, 0, 10 के 10 रीजनिंग थे। अच्छा। और रीजनिंग में भी एक बात नजर आई कि रीजनिंग में भी पेपर का लेवल था, सिटिंग अरेंजमेंट से था, जंबल्स थे, अच्छे खासे रीजनिंग के क्वालिटी क्वेश्चन जिसको कह सकते हैं, जिसमें सोचिए कि आज तक रीजनिंग नहीं आता था तो जनरली ये बच्चे जो हैं वो रीजनिंग नहीं पढ़ते थे, जो मूल रूप से बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। लेकिन इस बार मैथ्स के 0 और रीजनिंग के पूरे 10 प्रश्न थे। एक चौंकाने वाली बात थी। साइंस हर बार पिछले बारों से आप देखेंगे विगत वर्षों के अंदर एग्जाम रिव्यू जब करने गए थे सर, तो उसमें 2 सब्जेक्ट का काफी जिक्र कर रहे थे छात्र, साइंस और करंट। साइंस का लेवल बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा हार्ड था, करंट का लेवल बहुत ज्यादा हार्ड था, और जो छात्र बोल रहे थे कि हमने प्रतियोगिता दर्पण भी पढ़ा है फिर भी नहीं लड़ा है सर प्रतियोगिता दर्पण। 2-3 बातों इसके ऊपर मैं कहना चाहता हूं। देखिए, वास्तविक स्तर पे अगर आज के पेपर का पूरा मूल्यांकन करें तो जिस प्रश्न ने बच्चों को चुनौतियां दी हैं वो था साइंस नहीं था आज का प्रश्न। मूल रूप से आप देखें, अगर हकीकत में मुझसे पूछे तो 25 प्रश्न साइंस के थे। उसमें से जो नॉर्मल जनरल साइंस होता है, जिसे हम सामान्य विज्ञान कहते हैं, जहां पे हम भौतिकी पढ़ते हैं, जहां पे हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जहां पे बायोलॉजी पढ़ते हैं, उससे बमुश्किल 9 से 10 प्रश्न थे जो सीधे बच्चों से बने होंगे। 14 से 15 प्रश्न ऐसे थे जिनमें छात्रों ने चुनौती पेश की है, फेस किया है। फेस इसलिए किया है क्योंकि प्रश्न साइंस एंड टेक से था। साइंस एंड टेक जो मेंस का विषय है, इसमें टेक्नोलॉजिकल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे। कंप्यूटर के 2 प्रश्न देखने को मिल गए, साइंस एंड टेक के क्वेश्चन ज्यादा थे। पॉलिटी के अंदर में भी प्रश्नों के अंदर में काफी अच्छी टेक्निकलिटी, कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर प्रश्न था, वो काफी टेक्निकल प्रश्न था। राष्ट्रपति के ऊपर प्रश्न था, वो भी काफी टेक्निकल था। जहां तक बात रही करंट अफेयर्स की, देखिए आयोग ने ये बता दिया कि अब छात्रों को ये जो
मुझे कहना नहीं चाहिए, बट मेरे यहां भी यूट्यूब पे क्लासेस चलती हैं, करंट अफेयर कर लो, करंट अफेयर कर लो। अब शिक्षक आपके करंट में मार्गदर्शक हो सकते हैं, शिक्षक आपको यह सिखा सकता है कि आपको करंट पढ़ना है, लेकिन आपको अगली बार से अगर बीपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो चेत जाइए, करंट अफेयर खुद से करना पड़ेगा, खुद से ये करना पड़ेगा। मतलब क्या? खुद से कहने का तात्पर्य यह है कि अब जो है वन लाइनर करंट की जमाना जो है धीरे धीरे जा रहा है, और वन लाइनर में भी करंट। अब जैसे एक क्वेश्चन आया था कि भाई जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने इनकी मीटिंग किस स्थान पे हुई थी, लास्ट मीटिंग। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जिनमें अगर आपने डीप रूटेड कंटेंट को नहीं पढ़ा है, अगर आप किसी पेपर को पढ़ते हैं, उनके एडिटोरियल्स को पढ़ते हैं, तो आपको नजर आता है कि ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप उस बकायदा, पहले क्या होता था कि करंट अफेयर की कोई न्यूज आई तो हमको पता होता था कि ये वाला ये वाला ये वाला, ये तीन चीजें पूछी जा सकती हैं, बच्चे कॉपी में वही नोट करते थे। अब करंट अफेयर डायमेंशनल हो रहा है, करंट अफेयर्स के अंदर में विस्तारित रूप से गहन अध्ययन करना पड़ेगा, और इसके लिए एकमात्र सोर्स है वो है कि समाचार पत्रों का अध्ययन करें। अब भाई द हिंदू में नहीं कह सकता हूं पढ़ने के लिए, आप जो स्तरीय समाचार पत्र हैं उनका प्रतिदिन अध्ययन करें। दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, जनसत्ता है, ऐसे तमाम समाचार पत्रों को पढ़ें, साथ ही साथ वीकली एक दो मैगजीन पढ़ें। करंट अफेयर्स अब यूपीएससी लेवल को टच कर रहा है, चुनौतीपूर्ण है, और जो वन लाइनर करंट अफेयर आ रहे हैं वो भी वन लाइनर करंट अफेयर काफी ज्यादा डिफरेंट पैटर्न के हैं। लेकिन सर अभी के जो छात्र तैयारी करते हैं, खासकर बिहार एग्जाम की, सर बीपीएससी हो या दरोगा हो, जो भी बिहार एग्जाम की है, बिहार सीजीएल का भी एग्जाम हुआ था, उसमें अधिकतर लोग प्रीफर करते हैं वन लाइनर को सर। लेकिन क्वेश्चन भी देखा जाता था पिछले कुछ दिनों से, वन लाइनर वाले बुक से अधिक टच करता था सर। 25 क्वेश्चन में 16, 17, 15 वन लाइनर हूबहू क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार ऐसा एकदम नहीं हुआ। सवाल है ना कि रेडीमेड खाना अगर आपको रेस्टोरेंट में मिलता है ना साहब, तो खाने में तो अच्छा लग सकता है, लेकिन जो खुद के हाथों के बनाए हुए खाने होते हैं ना, उसमें स्वाद कभी खराब नहीं होता है। हो सकता है कि आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो किसी कुक ने खाना बनाया है तो वो आपको टेस्टी लगेगा, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन आपको नहीं देगा। लेकिन खुद का दाल भात चोखा अगर नोट्स आपने करंट अफेयर के खुद से तैयार किए ना, तो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा। आज बच्चे ये कह दे कि इनका नहीं लड़ा, उनका नहीं लड़ा, लेकिन इस बात पर भी विचार करना होगा कि क्या आपने उस विषय को गंभीरता से पिछले 1 साल तक लगातार पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। तो करंट अफेयर्स में मेरा निवेदन है सभी छात्रों से कि उनको अब लगातार मेहनत करना पड़ेगा। और देखिए, ये कहना बहुत आसान है, परीक्षा होने के पहले कहां थे लोग, या मैं ही था तो मैं ही कहां बोल रहा था, ये मैं बहुत ऑनेस्टली आपको बात कर रहा हूं। तो ज्ञान कहना कि हॉल से निकलने के बाद पेपर को आसान बना देना और पेपर के बारे में बता देना बड़ा आसान काम है। चुनौतियां छात्रों ने आज फेस की हैं, हमारे जितने भाई बहनों ने आज परीक्षा दिया है, हकीकत में परीक्षा का प्रश्न स्तरीय प्रश्न थे और काफी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन पूछे गए। बीपीएससी में ने इस परीक्षा में दिखा दिया है कि आप बीपीएससी में बैठे हैं किसी हलवा वाले एग्जाम में। देखिए, आपको अगर हमारे चेयरमैन सर की एक बात याद होगी, माननीय अतुल प्रसाद जी ने कहा था कि जिस प्रकार से लोग यूपीएससी का जब पीटी निकाल लेते हैं तो उनको प्राइड फीलिंग होता है, तो वही बात उन्होंने कहा था कि बीपीएससी के लिए भी पीटी निकालना मतलब एक स्तरीय पहचान होगी। तो वो आज कहीं ना कहीं पेपर ने उसको चरितार्थ किया। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा सर, तमाम छात्र परीक्षा देने के बाद एक चीज से परेशान होते हैं, स्कोर कार्ड से सर। हालांकि आप कट ऑफ का भी जिक्र करते नहीं है, लेकिन कट ऑफ के लिए छात्र काफी परेशान हो जाते हैं कि कट ऑफ कितना रहेगा। मेरा अगर 60 नंबर आया है या 70 नंबर आया तो क्या मैं मेंस की तैयारी करें हम कि नहीं करें, मैं कर सकता हूं आगे की तैयारी। तो कितने नंबर स्कोर जिनका आ रहा है सर, वो आगे की तैयारी कर सकते हैं? देखिए, कट ऑफ मैं कभी नहीं बताता हूं, इसके पीछे का रीजन क्या है कि कट ऑफ बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, सीरियस एस्पिरेंट्स कितने हैं, कितने बच्चों ने किस लेवल का पेपर अटेम्प्ट किया है। लेकिन फिर भी आप जब पूछ रहे हैं जबरदस्तियां, क्योंकि कट ऑफ जब नहीं लड़ता है तो लोग, यही मेरे छोटे भाई बहन है जो आके अपशब्द कह जाते हैं। लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि कट ऑफ एक अनुमान होता है, ये कोई फाइनल नहीं है। मैं कोई भगवान नहीं हूं, मेरे पास कोई संदेश नहीं है कि भाई संदेश मिला और मैं कह दूं। एक अनुमान लगाया जा सकता है। जिस लेवल का आज प्रश्न था, मुझे लगता है कि 75 से 78 नंबर अगर किसी बच्चे का है तो जनरल कैटेगरी में अगर कोई है तो मुझे लगता है कि वो एक सेफ स्कोर कहा जाएगा। लेकिन फिर एक बात कह रहा हूं कि ये अनुमानित है और हम लोग बहुत सारे पहलुओं पर अनुमान करते हैं, ये फाइनल नहीं है। तो आप थोड़ा सा इंतजार कर ले, बीपीएससी काफी फास्ट भी है। अपने चैनल पर अभी हम पोल किए हैं सर कि जो भी स्टूडेंट है कितना नंबर आ रहा है और कितना कट ऑफ रह सकता है, तो सबसे अधिक छात्रों ने ये कमेंट किया है कि 70 से 80 कट ऑफ रह सकता है। 75 से 78 हम लोग भी अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन प्लस माइनस 3-4 पकड़ लीजिए। अगर 80 तक आप हैं या 80 से ऊपर जा रहे हैं तो सेफ साइड आप जा सकते हैं। मेंस की तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल, मेंस की तैयारी अब क्या करेंगे, क्या बात कर रहे हैं रविंद्र जी? मेंस की तैयारी क्या करेंगे अब मेंस का रिवीजन कर सकते हैं साहब। मेंस कब है? दिसंबर महीने के फर्स्ट वीक में, 9 दिसंबर से शेड्यूल्ड है शायद, मुझे डेट ध्यान है। तो ये 2 महीने के अंदर में, आज तो बच्चा एग्जाम देके आया, थोड़ा रिलैक्स होगा, अब अपने मेंस के टॉपिक का रिवीजन करना शुरू करेगा। वो अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस करेगा। रेगुलर स्किल है सर, 80 के ऊपर है तैयारी में, कैसे उनको अब करना चाहिए? देखिए, अब उसमें भी देखिए बहुत सिंपल सी बात है, रिजल्ट लेने के लिए आप एक दिन की तैयारी में होता नहीं है। प्रश्न पहले के जमाने में, मतलब 67 से पहले के जो मेंस होते थे, उन मेंस में फिक्स था कि हिस्ट्री के अंदर में ये 5 टॉपिक पढ़ लीजिए, क्वेश्चन लड़ जाएगा। लेकिन 68 का जो मेंस हुआ उसने दिखा दिया बच्चों को कि क्या चुनौतियां हैं। 68 का मेंस एक एग्जांपल है लर्नर्स के लिए। तो लर्नर्स इस बात के लिए सचेत हो जाएं कि हो सकता है कि 68 के पेपर से भी एक स्टेप आगे आयोग बढ़े।
चाहे साइंस एंड टेक है वो अलग चुनौती पेश करेगा, लेखन शैली अच्छी होनी चाहिए, शब्दावली अच्छी होनी चाहिए, शब्दों का प्रयोग अच्छा होना चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए, और सबसे अलग बात कि बीपीएससी मेंस की तैयारी कैसी चल रही है, अगर इसका एक कोई पैमाना है तो वो पैमाना ये है कि क्या बच्चा कितना ज्यादा लिखता है। और लिखने का एक पैमाना है कि अगर 3 दिन में अगर आपकी अग्नि जल खत्म हो रही है तो आप ईमानदारी पूर्वक प्रयास कर रहे हैं। सफलता असफलता तो ऊपर वाला देता है, आपकी मेहनत बताती है, लेकिन प्रयास हर आदमी को करना चाहिए, और प्रयास का एक ही पैमाना है। ये पैमाना इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितना ज्यादा आप लिखेंगे रवि रंजन जी, उतना ज्यादा आपकी चीजें प्रैक्टिस होंगी, जितनी बार आप कलम चलाएंगे उतना ज्यादा आप निकलेंगे, रिफाइन होकर निकलेंगे। लेकिन अभी जो भी छात्र जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका ध्यान घटना चक्र, लूसेंट, स्पीडी, क्राउन, मतलब वन लाइनर बुक्स की तरफ ज्यादा हो गई है, और जो कंसेप्चुअल बुक्स हैं उनको कम पढ़ रहे हैं। इसके पीछे 2-3 कारण है। वन लाइनर बुक्स इसलिए चलने लगे बाजारों के अंदर में, और हम लोग भी बहुत पहले रेफर भी करवाते थे बच्चों से कि आप वन लाइनर पढ़िए। इसके पीछे 2-3 लॉजिक है। वन लाइनर क्वेश्चन का जो नेचर है बिहार के एग्जाम्स का, वो ऐसा हुआ करता था, अब है नहीं। अब 2 बातें और हैं। छात्र जो है, आज की जो युवा पीढ़ी है ना, आज के जो हमारे भाई बहन है, ये नोट्स की दौर है, ये A4 PDF वाले लोग हैं। तो A4 PDF और नोट्स के दौर वाले बच्चे कैसे इस बात को समझेंगे कि टेक्स्ट बुक जो है, जो मानक पुस्तकें हैं, उन मानक पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ेगा आपको। क्योंकि मानक पुस्तकें जो हैं आपको गहनता की ओर ले जाती हैं, डेप्थ की ओर ले जाती हैं, डायमेंशन समझाती हैं कि यह आंदोलन इससे कैसे जुड़ा है, किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा, राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, गांधी के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ा। तो किसी भी आंदोलन के डायमेंशन को समझने के लिए टेक्स्ट बुक का अध्ययन जरूरी है। विडंबना यह है कि नोट्स पर दुनिया जो है निर्भर हो चुकी है। हमसे भी बच्चे बोलते हैं सर नोट्स कब मिलेगा, A4 PDF कब मिलेगा। तो ये PDF वाली दुनिया ये जानिए कि PDF आपके सिलेक्शन में कहीं ना कहीं अब बाधा बन रहा है। अगर आप किसी भी शिक्षक से पढ़ते हैं, मैं एक बात कहता हूं रवि रंजन जी, इसको चलाइएगा, काटिएगा मत। बात यह ना कि भारत में किसी भी गांव से गांव में पढ़ाने वाला हर शिक्षक श्रेष्ठ है। शिक्षक बड़ी चुनौतियों से गुजरता है। अगर वो पोडियम पर खड़ा है ना पेन मार्कर लेके, तो हर वो शिक्षक को मैं नमन करता हूं। सब लोग श्रेष्ठ हैं, हर लोग बढ़िया पढ़ाते हैं, बस बच्चों को भी उनके साथ चलने की आवश्यकता है। अपना PDF नोट्स खुद तैयार। देखिए नोट्स, एक एग्जांपल देता हूं, 10 सेकंड लगेगा। मान लीजिए आप ही हैं रवि रंजन भाई, आपको मैंने 1 पेज एनसीईआरटी का दे दिया। एनसीईआरटी जो कहने वाले लोग हैं, मैं उनको बताता हूं एनसीईआरटी इतनी आसान किताब है नहीं। 1 पन्ना एनसीईआरटी समझने के लिए 5 पन्ना अलग किताब को पढ़ना पड़ेगा, तब उसका निचोड़ समझ में आता है। तो ये जो कह देते हैं कि 6वीं से 12वीं एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, हालत खराब हो जाती है। जो सच्चाई ये है, एनसीईआरटी का लैंग्वेज भी बहुत टफ है, नहीं आएगा ना समझ में, क्योंकि उसको 1 पेज एनसीईआरटी का डाइजेस्ट करने के लिए मानक पुस्तकों के 5 पन्नों को पढ़ना पड़ेगा। जो एक चंपारण 1 पन्ने में एनसीईआरटी ने निपटा दिया, 1.5 पन्ने में निपटा दिया, उस चंपारण को आपको 10 पेज पढ़ना पड़ेगा स्पेक्ट्रम का। बिपिन चंद्रा की किताब पढ़नी पड़ेगी, राजीव अहर की किताब पढ़नी पड़ेगी, तब आप समझ पाएंगे। अब सवाल एक बहुत सिंपल सा समझाता हूं, ये नोट्स का प्रॉब्लम क्या है। आप उस पेज को मैंने दे दिया कि रविरंजन जी आप इस पेज को पढ़िए, आपको इसमें 4 लाइन नहीं आता है, आप कोई नोट्स को प्रिपेयर करेंगे तो इसको अंडरलाइन करेंगे और 4 लाइन ही लिखेंगे, क्योंकि बाकी सारी चीजें आपको आती थी। तो आपने क्या किया, सिर्फ 4 लाइन लिख लिया। मुझे वही पेज मिला, मुझे इसमें से 6 लाइन नहीं आता था, तो जब मैं अपने लिए नोट्स बनाऊंगा तो वो 6 लाइन लिखूंगा। आपके कैमरामैन को 6 की जगह 10 लाइन नहीं आता था, तो वो 10 लाइन लिखेगा। अब आप कहेंगे सर टीचर नोट्स बना रहा है, तो टीचर जब नोट्स बनाता है तो एक एवरेज नोट्स प्रिपेयर करता है, कीपिंग इन व्यू दैट दीज आर द बेसिक थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर द लर्नर्स। तो इसीलिए आप टीचर के नोट्स को पढ़ें। मैं नोट्स पढ़ने से मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन साइड बाय साइड मानक पुस्तकों का अध्ययन करें। और जो जापान के स्कूलों में R1, R2, R3 टेक्निक चलता है कि रीडिंग एट फर्स्ट, रीडिंग एट सेकंड एंड रीडिंग एट थ्राइस। किसी भी किताब को 300 पन्ने की अगर स्पेक्ट्रम आप पढ़ रहे हैं, तो उस किताब को एक बार मुंह से उंगली रखकर जोर जोर से पढ़ें। उंगली इसलिए रखें कि अगर मैं यहां उंगली रख रहा हूं ना, तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन मेरा दिमाग यहां है। माई माइंड इज फोकस्ड हियर ओनली। सो आप उंगली रखकर चीजों को पढ़ें। नंबर 1, रीडिंग एट फर्स्ट टाइम, और मुंह से जोर जोर से बोलकर पढ़ें, ताकि आपके प्रोनाउंसिएशन से वो दिमाग में शब्द गूंजते हैं और वो लंबी अवधि तक याद रहते हैं। दूसरा, उसी चीज को रीडिंग एट ट्वाइस, R2 कहते हैं। जब दूसरी बार उसी किताब को पढ़ें तो अंडरलाइन या हाईलाइटर है तो हाईलाइट करके पढ़ें, जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनको हाईलाइट कर लें मुंह से बोलते हुए। रीडिंग एट थ्राइस, जब तिबारा उस चीज को पढ़ें तो जो सिर्फ हाईलाइट किया है उसको कॉपी में उतार लें। ये एक टेक्निक है जिससे बच्चे लंबी अवधि तक चीजों को याद रख सकते हैं और चीजों को समझ अच्छे से विकसित कर सकते हैं। तो छात्रों से मेरा निवेदन है, सभी लोगों से, हमारे छोटे भाई, बड़े भाई, बहनों से निवेदन है कि वो मानक पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दें। और मानक पुस्तकें का लिस्ट छुपा हुआ नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर में स्पेक्ट्रम पढ़ना, ये सबको पता है, बिल्कुल सबको पता है। आपको हिस्ट्री के अंदर में किताबें पता है, ज्योग्राफी में जीसी लियोंग पढ़ना, 11th की एनसीईआरटी पढ़नी, ये सबको पता है। तो ऐसी मानक पुस्तकों की लिस्ट इंटरनेट पर उपलब्ध है। एक टॉपर का लिस्ट देख लें, किताबों का चयन करें, किताब खरीदें। मुश्किल से बमुश्किल 10 किताबें हैं जो आपको डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर जैसे पदों पर पहुंचा सकती हैं। तो उनका अध्ययन करें, यह छात्र हित में होगा। जिनका भी 80 से ऊपर है, 80 नंबर आ रहा है, उससे ऊपर है, मेंस की तैयारी करें और जिस तरह से आप बताएं उसको फॉलो करें। मेंस की तैयारी करें, 80 नंबर से ऊपर आ रहा है तो हमारे तरफ से उन सभी विद्यार्थियों को फ्री में हम पूरा टेस्ट सीरीज करा देंगे। चाहिए
पूरा करा दीजिएगा पूरा ऑफिसर एकेडमी में। पूरा टेस्ट सीरीज, बस आप आ जाना चाहिए कि सर हमारा प्रीलिम्स निकल रहा है, ऑफिसर एकेडमी अपनी तरफ से फ्री टेस्ट सीरीज उन लर्नर्स को दे देगा, हमारी तरफ से जो मदद हो पाएगा हम उनको कर देंगे। एक तोहफा है आप लोगों के लिए। सर का साफ कहना है कि जिनका भी 80 से ऊपर नंबर आ रहा है और उनको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन इस बार पीटी में हो जाएगा, उनको फ्री में सर टेस्ट सीरीज करवाएंगे। ऑफलाइन या ऑनलाइन सर? ऑफलाइन में आइए ना सर। ऑफलाइन में? बिल्कुल आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफलाइन में सर मौका दे रहा है। जब निकल ही गया मेरे से तो ये हमारे लोगों के लिए है। ऑफलाइन में सर मौका दे रहे हैं। एक बार ऑफिसर एकेडमी विजिट करिए और अपना नंबर दिखाइए कि इतना नंबर मेरा अनुमान है कि आ रहा है, और फ्री में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं, अगर आप भी बीपीएससी प्री में आज बैठे हैं, अब एग्जाम दिए हैं, तो क्वेश्चन आपके अनुसार किस लेवल का था, कैसा रहा है बीपीएससी का आज का पेपर, और आपका कितना अंक आ रहा है, इस चीज को जरूर कमेंट करिएगा। और सर जिस तरह से बताए हैं मेंस की तैयारी के लिए, पूरी रणनीति जो सर बताए हैं, फालतू के चीजों में नहीं पढ़ना है, और सर जिस तरह से बता रहे हैं फॉलो जरूर करिएगा सर की बातों को, क्योंकि इतना अच्छा से कोई समझा नहीं सकता है। बाकी आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।